हेलो एवरीवन। आई होप कि आप बेटर होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी लूसेंट भारतीय संविधान के जो सीरीज हैं उस सीरीज में ये तीसरा सीरीज है और दो सीरीज में हमने संविधान के जो जितने सारे अनुसूची हैं सारे अनुसूची को लगभग कवर कर लिया है। अब आज से हम इस सीरीज में देखने वाले हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे अधिक से अधिक टॉपिक को कवर कर लिया जाए। और मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, उसमें आप जैसे चैनल पे क्लिक करेंगे तो एक प्ले लिस्ट देखेगा और प्ले लिस्ट में सारा जो है वहाँ वीडियो आपको इकट्ठा मिल जाएगा और एक एक करके आप जो है संपूर्ण भाग से आप आराम से अपने स्टडी को जो है कंप्लीट एक स्टडी कर सकते हैं भारतीय संविधान का। जो स्रोत के रूप में मैंने जो लूसेंट बुक लिया है, तो साथ ही जो घटना चक्र का जो साइंस का नोट्स है उसका भी वीडियो मैंने बायोलॉजी सेक्शन को छोड़ के बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जो है प्लेलिस्ट में हमने एक जगह इकट्ठा जो है बना दिया है। केमिस्ट्री का अलग और रसायन का अलग है। जीव विज्ञान का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक उम्मीद है कि एक दो वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो है भारतीय संविधान को हम शुरू करने वाले हैं देशी रियासतों से। ठीक है, जो छठा टॉपिक है हमारा देशी रियासतों का भारत में विलय, यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमने अनुसूची में जो 12वीं अनुसूची की बात करी थी, 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें 18 विषय थे और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ख़त्म हो गया था। अब देशी रियासतों के भारत में विलय की बात करते हैं। देखिए, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की जो रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर का विलय जो है विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा जो है इसको मिलाया गया। तो ये कार्रवाई जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और मैं बता दूं कि जो समिति बनाई गई थी, राज्य समिति मतलब एकीकरण राज्य समिति शायद था, उसका नाम क्या था, एक मिनट, मैं आपको याद दिला दूं एक बार। जो रियासती समिति बनाई गई थी 5 जुलाई 1947 को, उस रियासती समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव जो थे वीपी मेनन साहब थे। और इन लोगों के ही जो है नेतृत्व में रियासतों का जो है विलय हुआ। तो देखिए, इस तरीके से देशी रियासतों का जो विलय भारत में हो गया। अब बात करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिलहाल वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद राजधानी दमन हो गया है। तो देखिए, दादर नगर हवेली और दमन दीव के जो विलय है, वो विलय के बाद उसकी राजधानी कहाँ हो गई है, दमन दीव। चलिए, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद शुरू होंगे और अनुच्छेद की बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहला बात। दूसरा बात कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में
विनिर्दिष्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब कि अगर कोई राज्य क्षेत्र अर्जित किया गया है भारत के द्वारा तो इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 के तहत की गई है और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के अंतर्गत जो विनिर्दिष्ट हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। दूसरा अनुच्छेद जो है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति दी गई है। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना का शक्ति है ना। संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद राज्यों का संघ होगा, इसका जिक्र किया गया है ना। और साथ ही साथ इसमें राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। दूसरा अनुच्छेद। तीसरा अनुच्छेद जो है ये कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो जब नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन होता है या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है तो संसद को संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें तब जाके चेंज किया जाता है, न चाहे नए राज्य के निर्माण किया जाए या फिर नए सीमाओं में परिवर्तन किया जाए तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कानून बनाने की। आगे देखिए, तो मोटे मोटे तौर पे जो है ये दे दिया गया है 3 अनुच्छेद को स्टार्टिंग में। तीनों अनुच्छेद के बाद जो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो कि आए दिन एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं और कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। तो संघ एवं और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में आते हैं। अभी हमने बताया ही कि अनुच्छेद 1 में राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों का जो है जिक्र किया गया है और उनमें जो भी राज्य क्षेत्र शामिल हैं उनका जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, जबकि अनुच्छेद 2 में अगर कोई राज्य जो है मिलना चाहता है तो उसका जिक्र किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश है ना, ये सारी चीज़ें उसमें सीमाओं का निर्धारण। और तीसरे अनुच्छेद में अगर इन सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है तो संसद को कानून बनाने की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो अनुच्छेद 3 में हमने देखा। तो संघ और राज्य क्षेत्र और 4 भी उसी से रिलेटेड है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है 1 से 4 के अंतर्गत आता है। सिटीजनशिप जो आती है 5 से 11 तक के बीच में आती है। नागरिकता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 के बीच में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार अमेरिका का देन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य आता है, देखिए 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से 36 से 51 में। ठीक है, 36 से 51 में। 51 क में मूल कर्तव्य आता है और मूल कर्तव्य जो पहले 10 था अभी 11 है। तो 11 है कि 10 है, 11 से ऐसा है, 11 ही है। तो मौलिक कर्तव्य है और ये 51 क में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोलिए, और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, 4 क, ठीक है, ये जो है भाग 4 क में मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क में। उसके बाद भाग 5 में जो है ये संघ है और संघ अनुच्छेद 52 से लेके 1 से 51 तक है। राज्य जो है भाग 6 में है
राज्यों का जिक्र, और 152 से लेकर 237 के बीच में राज्यों का जिक्र है। इसके अंतर्गत राज्यपाल वगैरह, विधानसभा का है ना निर्वाचन वगैरह, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत आता है। 152 से लेकर 237 के बीच में आ जाता है। जबकि संघ जो है 52 से लेकर 151 तक, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति 55 से लेकर 57 तक, राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री 74, है ना 73, 74, 75, इस तरीके से ये सारी 80, 79 लोकसभा राज्यसभा, है ना 79, 80, 81, है ना। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इस सब का जिक्र 52 से लेकर 151 के बीच में आपको मिलेगा। तो ये संघ है 52 से लेकर 51 के बीच में, ठीक है। 151 राज्य जो है 152 से 237 के बीच में मिलेगा। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, है ना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जितने भी हैं 238। अब इसको निरसित कर दिया गया, निरसित, है ना, 238, 238। और 338 अनुच्छेद की अगर बात करी जाए तो 338 में वही चला जाएगा वहाँ। SC/ST में लोकसभा, शायद लोकसभा या राज्यसभा में रिजर्व, मैंने सीटों का रिजर्वेशन से संबंधित है, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायतें 243 और 243 क से अड़ तक। तो यहाँ 38 के बाद 239 से 242 में संघ राज्य क्षेत्र दोनों का सम्मिलित रूप देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको मिलेगी 243 और 243 क से अड़ तक के बीच में मिलेगा। 243 क से अड़ तक के बीच में मिलेगा आपको। और अभी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 11वीं अनुसूची जो थी, सॉरी अनुच्छेद बोल रहे हैं, अनुसूची 11, अनुसूची 11 में 29 विषय, 73वां संविधान संशोधन 19, है ना 99, मैंने 1993 को 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं, एक 73वां, एक 74वां। तो 73वां संशोधन जो किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में, जो एक में 29 विषय, और ये रूरल के लिए और अर्बन के लिए जो होता है वो 74वां संविधान संशोधन में, तो उसमें होता है 11 विषय, सॉरी 18 विषय होता है, ठीक है। तो इसका जिक्र जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है भाग 9 में, तो भाग 9, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भाग 9 और अनुसूची 11 और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पंचायतें 243 से लेके 200 कह रहा है 243 से 243 क से अड़ तक। तो ये अनुच्छेद, 1 मिनट, तो 200 पंचायत जो है 243 क से अड़ तक। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, पंचायत का जो गठन है, अनुच्छेद पंचायत के गठन का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, इसलिए मैंने 40 कहा। और जो इसका विस्तृत विवरण है इसमें 243 क से अड़ तक इसमें जो है वर्णित किया गया है इसको। तो जो गठन की बात आती है, तो गठन की बात आपको अनुच्छेद 40 में रखना होगा। तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 9 को नगर पालिकाएँ 243 त से लेके 243 यच तक, यच। ख में सहकारी समितियाँ 243 यच से, देखिए यहाँ से शुरू होता है 9, जो भाग 9 है, भाग 9 में पहले पंचायत, ठीक है, उसके बाद नगर पालिकाएँ, तो ठीक है, वहाँ भी स्वशासन जो होता है, स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा ख सहकारी समितियाँ, ठीक है, 9 ख में 243 से
यज से लेके यन तक। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 क। भाग 10 में, भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये भाग की बात कर रहा है। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 के बीच। आपको इसमें राष्ट्रीय है ना परिषद का गठन देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद का। तो देखिए, इस संघ और राज्यों के बीच का संबंध 245 से 263। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाध, ये सब 264 से 300 क के अंतर्गत। 13 में, भाग 13 में मिलेगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। ये अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में मिलेगा। ठीक है, वाणिज्य, व्यापार, समागम, है ना, सब मिलेगा। ये कहाँ से? अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। 14 में मिलेगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 के बीच में। 308 से 323 के बीच में, याद रखिएगा। 14 क में मिलेगा अधिकरण। ठीक है, 323 से लेकर 323 क से ख के बीच में, मन ख तक। निर्वाचन आयोग, चाहे निर्वाचन मिलेगा कहाँ से? 324। निर्वाचन आयोग का गठन भी इसमें हुआ है 324 से 329 के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15 बोल रहे हैं। भाग 15 जो है याद रखना, पार्ट संविधान का ये 15वां भाग जो है याद रखना पड़ता है। अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है 324 से 329। 16 में कुछ वर्गों को विशेष संबंध में विषय उपबंध है, जैसे 330 से 342, इसी में आ जाएगा सारा। 330 से शुरू होगा। 330 में जो है रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को दिया गया है ना, लोकसभा में सीटों के लिए। फिर 31, 32, 33 ऐसा शुरू होता है ना, 38 तक कुछ न जाता है। उसके बाद बोल रहा है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। ठीक है, 330 से 342, तो अभी बात बोले। राजभाषा 343 से 351 के बीच में। आपात का उपबंध 352 से 360 के बीच में। प्रकीर्ण जो है 368, ठीक है, सॉरी 368, 361 से 367 के बीच में। संविधान संशोधन 368 में, ये इम्पोर्टेंट है, भाग पूछ देता है संविधान संशोधन कौन किस भाग में है, और आपात का ये भाग पूछ देता है। संविधान आपात जो है भाग 18 और 352 से 360, 3 को आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्त आपात। ठीक है, तो तीनों आपात जो है 352, 356, 360। तो ये देख सकते हैं भाग 18, भाग 20 में संविधान संशोधन 368, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। दिख रहा है कि ना? अच्छा, इधर कट गया था, अब इधर पढ़े जा रहे हैं। संविधान संशोधन 368, और ये बोल रहा है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है 369 से 392। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो ये सारा जो है प्रक्रिया के तहत हमने पूरा कर लिया। और आगे देखिए, मतलब कंप्लीट हो गया ये सारा। अब आगे हम देख रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, अगला टॉपिक है। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और इस प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है,
तो उसके बाद बोल रहा है कि धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कट रहा है ना, आगे बढ़े, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, तो किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनको जेवीपी शायद इनका शॉर्ट में नाम बोला जाता था, है ना, जेवीपी। तो इन्होंने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन वर्ष देखिए, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर, तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। अच्छा, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, ठीक है, और बालिका दिवस, दोनों जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, ठीक है। अच्छा चलिए, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। 1972 में 3 गो है ना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, है ना। तो हम आसानी से इसको किस तरह याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं मेरा मित्र, ठीक है, मेरा चाहे मणि मित्र, मेरा मणि मित्र, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। 21 जनवरी 1972 को सिक्किम, 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड देखिएगा, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, ठीक है, तेलंगाना जो है। अच्छा, गोवा 25वां राज्य बना है। गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ जो है 26वां, 36 और 26 में लास्ट में 6 आ रहा है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को। 3 गो तो 2001 के है ना। उत्तराखंड, झारखंड, ये 2 खंड वाला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो 26वां, 27वां, 28वां, 1 9 15, और तेलंगाना 29वां 2 जून 2014 को, तो ये सबको याद है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो आगे देखिए, अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से वो पटेल, नेहरू और जो है पटाभी सीतारमैया थे, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जो समिति गठित की गई थी, और जिन्होंने रिपोर्ट को क्या करा था, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को खारिज कर दिया था। तो जेबीपी जो समिति थी, समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये पोटी श्रीरामल्लू थे। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने
तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कई बार तो आदमी पढ़ा है, लेकिन फिर भी उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा उठा के, कि जिस समय 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? भाषा के आधार पर जब गठित हुआ तो उस समय कुर्नूल थी राजधानी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। इसकी अन्य सदस्य जो है, अन्य सदस्य में कौन कौन थे? देखिए, अन्य सदस्य में थे इसके अन्य सदस्य में कहा गया पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पणिकर थे। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, 6 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। उसके बाद बोल रहा है कि नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों यानी पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया। तो देखिए, 1954 में फ्रांस का जो है उस पर कब्जा था, और 1954 में फ्रांस की सरकार ने जितने भी सारे जो है बस्तियां कब्जा कर रखा था, जैसे पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरिकल, ठीक है, ये सारा जो क्षेत्र है अंत में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उसका गठन कर दिया गया, और ये सारे आ गए 28 मई 1956। ठीक है। उसके बाद बोले भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ही 18 दिसंबर 1961 को किया गया कार्रवाई, और फिर गोवा पर, दमन और दीव पर जो पुर्तगालियों का अधिकार था तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और फिर हमें जो है 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो ये था। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान सभा की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, कहाँ गया? क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य क्षेत्र हैं। अब इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री महोदय
कहाँ गया, हाँ, तो बोल रहा है केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। अतः ये संविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, तो ये कौन कौन किस किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, और चंडीगढ़, दिल्ली, ये सभी जो उत्तरी में आते हैं। मध्य में कौन कौन आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी में कौन कौन आते हैं? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। तो सभी के जो है आपका पूर्वी भारत में जिक्र है, उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बोल रहा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, गोवा राज्य, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और है ना, पुडुचेरी। तो ये है एक। और उसके बाद बोल रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद में इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में, है ना, 72 में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य जो है कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद के बारे में पूछ सकता है। पहले कैसे कि इस सब के बारे में पूछ दे, लेकिन इसके बारे में पूछ देगा कि कौन कौन स्टेट आता है। तो ये है कि असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के। तो अब जो है भारतीय नागरिकता, है ना, भारतीय नागरिकता जो है भाग 2 से अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में है भारतीय नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता? तो एकहरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में माने उसका जन्म हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। और अपवाद में क्या है? तो राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। अगर अपवाद में मतलब कि जो राजनयिक हैं उनके और जो विदेशी हैं उनके बच्चे पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। तो पहला ये है, ठीक है, नागरिकता में जन्म से। दूसरा क्या है? तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तो वंश परंपरा नागरिकता में ये बोल रहा है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी
1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि इसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है, कोई भी भारत के एक नागरिक हो जन्म के समय, तो वंश परंपरा के आधार पर उस व्यक्ति को, भले ही भारत से बाहर जन्मा हो, लेकिन वंश परंपरा के आधार पर उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। नोट में दिया है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। अगला है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो बोल रहा है कि देशीकरण में भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके और भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर भारत सरकार उसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर देता है, दे देती है, तो देशीकरण के द्वारा जो है उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है, रात काफ़ी हो चुका है, ठंड लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से इसको निपटा दूँ और जो है जल्दी से निपटा के और फिर बाकी के जो पार्ट बनेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीकरण का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कौन कौन। ए में है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र, है ना, पंजीकरण माने वही जो क्या कहते हैं उसको, जो रजिस्टर्ड है ना। तो बोल रहा है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीना पूर्व, माने 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। ठीक है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। ठीक है, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो प्रावधान हैं, ये पंजीकरण के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं कि जो मतलब आप रजिस्ट्रेशन अपना जो है रजिस्टर्ड कराने के लिए ये सारे प्रावधान आपको फॉलो करने होंगे, तब जाके आप भारत सरकार आपको प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, भूमि विस्तार के द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, वो स्वयं भारत का नागरिक बन जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर, है ना, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में संशोधन किए गए हैं। देखिए क्या क्या संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। ठीक है, पहले यह अवधि 6 महीने की थी, लेकिन अब क्या है, उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए हैं। पुराना वाला में
जो संशोधन किया गया 1986 के तहत, उसमें ये प्रावधान किए गए हैं। तीसरा क्या प्रावधान है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधी देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है, तो अब पहले 5 वर्ष थी, अब 10 वर्ष कर दिया गया है। इस तरह के अवधि से इस तरह के जो है प्रावधान के बाद जो है भारतीय नागरिकता का अंत कैसे, तो भारतीय नागरिकता का अंत जो है निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, ठीक है, आप छोड़ सकते हो स्वेच्छा से, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है नागरिकता छीनने पर, है ना, सरकार अगर चाहती है तो इनकी नागरिकता छीन ले तो खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों से संबंध में, है ना, राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, दूसरा राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, और कट रहा है, हाँ, अचल संपत्ति अर्जन के संबंध में। उसके बाद राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे, तो इस संबंध में तो ये प्रावधान किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य के विधानमंडल के लिए, है ना, तो विधानमंडल के संबंध में, और वहाँ ये विशेषाधिकार है इसको। तो इस तरीके से जो है नागरिकता के बारे में आपने देखा। नागरिकता से अगर प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अब जो है नेक्स्ट पार्ट अब देख रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट के बारे में आपने देखा होगा, शुरू में स्टार्टिंग में भी दिख दिया था कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भाग 3 में भारत का संविधान भारत का अधिकार पत्र, है ना, मैग्ना कार्टा इसको कहा गया भाग 3 को। इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में वर्णित किया गया है ना। तो इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों का जन्मदाता। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जब 352 लगता है तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, ठीक है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर कहाँ गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, है ना, अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है, ठीक है, असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ठीक है, और राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, युक्ति युक्त का मतलब कि खंड खंड करके एक सीमा तक उस पर जो है प्रतिबंध लगाने का हकदार होता है राज्य, और प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। और अगर कोई मामला मतलब मान लीजिए कि उलझ जाता है, कई बार जो है अपनी मंशा से कहीं राज्य अपनी मंशा पूरी करने के लिए लगाती है तो ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस पर
अदालत जो है अपना फैसला लेती है। उसके बाद है, आगे देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, है ना, व्यक्ति उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत 226 के तहत उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाए। ठीक है, अगर जाना चाहता है तो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो पहले मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नोट दिया है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जब हुआ था तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, 1931 में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, है ना, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब पूछता भी है। 1931 में मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू मूल अधिकारों के प्रारूप बनाए थे 1931 में कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन की जो भी बात करेगा तो वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है। मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से, है ना, 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है संविधान की आत्मा कह के संबोधित किए थे। अब देखिए, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 आर्टिकल जो है, तो समता या समानता का अधिकार में देखो पहला अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक समान बनाएगा और तथा उन सब पर एक समान लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर। ठीक है, राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 के तहत हो गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अपवाद में रहेंगे, इसलिए क्योंकि इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्व किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, तो इन पर ये चीज़ें लागू नहीं होगी। बाकी जो है
कह रहा है कि अगर नियोजन में नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या जो विद्या है संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये है 18 अनुच्छेद। उसके बाद भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये जो है आदि पुरस्कार है ना, अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। आगे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता तक का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में जो है ये जिक्र किया गया है। हाँ देखिए अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब सिर्फ 6 है, मतलब मूल संविधान में था है ना 7 तरह की स्वतंत्रता का, अब वही संपत्ति वाला जो मामला था। तो अब जो है बोल रहा है कि सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटा दिया गया। तो अनुच्छेद में पूछेगा तो अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था और इसे हटाने के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब 6 को जो है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने का, ठीक है, एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है। तीसरा बात कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो 3 पॉइंट है इसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। 21 अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, ठीक है, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्थापित प्रक्रिया को छोड़ दिया जाए तो। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2014 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, मैंने एनजीटी की स्थापना कराई गई। और राष्ट्रीय
हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जो था, एनजीटी न हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्य पीठ है नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन इस बार पीएसएससी में पूछा था इससे संबंधित कि किस संविधान संशोधन के तहत एनजीटी का गठन किया गया था, तो संविधान संशोधन 42वां उत्तर सही था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 को यहाँ दिखा रहा है। अनुच्छेद 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है, क में ही वर्णित है 21 क में 14 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली गई। पहला कि हिरासत में लेने का वो कारण पूछ सकता है कि आप किस कारण से हमको हिरासत में लिए, तो कारण बताना होगा। दूसरा कि 24 घंटे के अंदर आने जाने की वाला समय छोड़ के उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा ये कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रावधान इसके अंतर्गत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किए गए। उसके बाद है निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी किया जाता है, ये भी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है। कट रहा है। फिर से पढ़ देते। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, और निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी उपकरणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में अनुरोध कर सकती है। ठीक है, माने सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरोध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, और अगला 1-2 पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर
सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ठीक है। और निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये है निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई जो विधियां हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो 1 घंटा कंप्लीट हो गया है और मज़ा छोटे छोटे क्लिप में, बहुत ज़्यादा बड़ा क्लिप में नहीं है, क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है जल्दी। तो बस 1 घंटा काफ़ी, 1 घंटा में 3 4 5 टॉपिक हो जाना चाहिए। तो 10 तक हमने कंप्लीट तो नहीं किया है अभी इसमें कुछ बाकी है, तो इसको फिर से हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसको कंप्लीट करिए दिया जाए, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक शुरू हो जाएंगे। चलो कंप्लीट करिए देते हैं, 10 मिनट लगेगा। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। कब? तो 26 फरवरी 1950 को, ठीक है, पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, लेकिन समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। ठीक है। अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में मीसा 44वें संविधान या संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। ठीक है। समझ में आया ना किस कारण समाप्त हुआ? समाप्त हो गया। उसके बाद है विदेशी मुद्रा और तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मीसा 44वें संविधान संशोधन 1979 के इसके प्रतिकूल था, है ना, और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। ठीक है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974। इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, हाँ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून, टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। पोटो, है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। ठीक है। तो कई बार पूछता है कि यह किसके स्थान पर आया है, तो टाडा के स्थान पर आया है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। और बोल रहा है कि पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक की हिरासत में नहीं रख सकती। पेटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी, है ना, गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद जो पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो ये पोटा बन गया, मतलब पोटा बन गया। पोटो 28 मार्च 2002 को ये पोटा बन गया, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, 2004 में ख़त्म भी कर दिया गया। आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 माने अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेधी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बलात्श्रम अनुच्छेद 23, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार, है ना, का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिनका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए वादे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अनुच्छेद 24 बलात्कों के नियोजन का प्रतिषेध। 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये 4 जो अनुच्छेद आते हैं। तो 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, 25 के अंतर्गत। 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और शोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार ये दिया गया है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 26। अब 27 में देखते हैं। आर्टिकल 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से राज्य किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगा, उसकी इच्छा पर निर्भर करेगी, है ना, वो दे चाहे ना दे। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में, शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, है ना, को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में, है ना, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदायों, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर अनुच्छेद 30 में कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के परमादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये है बंदी प्रत्याक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस पर एक फिल्म आया था जय भीम, है ना। पूरा फिल्म इसी पर आधारित था और समझने वाला व्यक्ति जो है पिक्चर समझ गया कि किस चीज़ पर आधारित है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। उसको नॉमिनेट किया गया था भारत की ओर से और उसको जो है ऑस्कर के लिए पिक्चर को नॉमिनेट किया था। बहुत बढ़िया पिक्चर है। परमादेश, है ना। मैंडेमस प्रतिषेध जो है प्रतिषेध लेख, प्रोविजन उत्प्रेषण जो है सर्टियोरारी और अधिकार परीक्षा लेख जो है क्यू वारंटो। तो ये 5 रीट जारी किए जाते हैं और 5 रीट को अब आइए बारी बारी से समझते हैं। देखिए क्या क्या। बंदी प्रत्याक्षीकरण, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो बंदी प्रत्याक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय बंदी करण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय जो है बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। तो परमादेश आता है अगला। तो परमादेश को हम बोलते हैं मैंडेमस। परमादेश का जो लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। तो परमादेश माने आदेश दिया जाता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख देखिए क्या है। प्रतिषेध लेख में ये बताया गया कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। तो इसके प्रतिषेध माने रोक लगा दिया जाता है, इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। परमादेश तो पता ही है, आदेश दिया जाता है कि किस हैसियत से अधिकारी को कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। ठीक है, वही परमादेश है। उसके बाद उत्प्रेषण है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ठीक है, तो मतलब वो इसमें जो है बताया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें।
अधिकार परीक्षा लेके जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। तो ये अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा जाता है कौन हैसियत से काम कर रहे हो। उत्प्रेषण में क्या किया जाता है, तो उस जो है निर्देश दिया जाता है वरिष्ठ न्यायालय के लंबित माने मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, है ना। जो बहुत सारा न्यायालय में मामला जो है लंबित होता है तो उसे निर्देश किया जाता है कि वो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उसके बाद है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में जो है ये बताया गया है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था कि ये तुम्हारे न्याय क्षेत्र के बाहर का है, जबकि परमादेश में क्या कर रहता है, आदेश जारी किया जाता है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन कब कब संशोधन किए गए हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो पहला ये। दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय के अनुच्छेद 368 निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ बात ये हो गई। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 ईस्वी 68 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये 1971 में बात कही गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। और बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये सारे प्रावधान किए गए, संशोधन किए गए। अब राज्य के नीति से तत्वों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के अगली सीरीज में।